हेलो मेरी शाइनिंग स्टार। तो आज हम कर रहे थे चित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 26 विराम चिन्ह। बच्चों, लिखित भाषा में जिस प्रकार लिपि चिन्हों और वर्तनी का महत्व है, उसी प्रकार विराम चिन्हों का भी है। लेखन में भाव अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना अथवा ठहराव। ये दो वाक्य देखें, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ। इन वाक्यों में अल्प विराम के स्थान बदलने मात्र से उनके अर्थ पूरी तरह बदल गए हैं। पहले वाक्य में रुकने के लिए कहा जा रहा है मत जाओ, और यहाँ पर रुको मत, रुकने के लिए मना किया जा रहा है, जाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये सब किसके द्वारा है? विराम चिन्हों के द्वारा। तो इस प्रकार भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पहला है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह ये है, सामान्य कथन वाले सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उसने कहा कि राधिका कल आ जाएगी, वैभव नहीं जाएगा। दूसरा है अल्प विराम, भाषा को बोलते या लिखते समय जहां बहुत ही कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे सुधा, मोनिका और रानी पार्टी में गई, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। पहला है वाक्य के प्रारंभ में आने वाले हाँ, नहीं के बाद अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, हाँ तुम ठीक कहते हो। किसी का कथन उद्धृत करते हुए उद्धरण चिन्ह के पूर्व भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अन्ना ने कहा, तो यहाँ पर अल्प विराम, मैं यह कभी नहीं मान सकता। एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के बड़े शहर हैं। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्प विराम भी लगाया जाता है। जैसे रजत, तुम इधर आओ। तीसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, तुम्हारा नाम क्या है। चौथा है अर्धविराम, पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। जैसे मिश्र और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए उपवाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए, तो यहाँ पर अर्धविराम। किसी नियम के बाद में आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे से पहले आता है। उदाहरण के लिए पुरुषों के नाम से पहले श्री शब्द का प्रयोग होता है। जैसे श्री भारत भूषण। अब आगे हम करते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ये होते हैं, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। पहला है लेखक या वक्ता के कथन को यथावत उद्धृत करने में दोहरे उद्धरण चिन्ह। ऐसे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे खड़क सिंह बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी उसकी चाल ना देखी तो क्या। दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्र आदि का नाम लिखने में इखरे उद्धरण चिन्ह यानी इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने परिमल ग्रंथ की रचना की। सूक्तियों या कहावतों को स्पष्ट करने के लिए काव्य पंक्तियों, पदबंधों और उपवाक्यों में इकरे उद्धरण चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे तुलसीदास ने सत्य ही लिखा है, बिनु भय होई न प्रीति। छठा है विस्मय सूचक या संबोधन सूचक चिन्ह। संबोधन के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों, आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। विस्मय सूचक चिन्ह प्राय हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, प्रार्थना आदि के सूचक शब्दों, पदबंधों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह वाक्य के अंत अथवा मध्य में प्रयुक्त होता है। जैसे कैसा सुंदर दृश्य है, आहा उसे कितनी पीड़ा हो रही है।
सातवां है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला है व्याख्यात्मक शब्दों में, जैसे ऐसे व्यक्ति, तो कोष्ठक लगा देंगे। दुर्जन से दूर ही रहना भला है। क्रम सूचक अंकों या वर्ण के साथ, जैसे दिशाएं 4 होती हैं। पहला है पूर्व, अब यहाँ पे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो यहाँ पर हमने कोष्ठक का प्रयोग किया है। आठवां है योजक चिन्ह यानी हाइफन। स्वांतर सूचक शब्दों के साथ सा, सी, से के पहले भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे गुलाब सा चेहरा, मछली सी आंखें, घुंघराले से बाल। इस चिन्ह का प्रयोग समासिक पदों या पुनरुक्त और युगम शब्दों के मध्य किया जाता है, जैसे सुख दुख, तन मन धन, ईश्वर वंदना, देश विदेश। नौवां है हंस पद। लिखते समय कोई शब्द छूट जाने की स्थिति में संबंधित स्थान पर हंस पद लगाकर छूटे शब्द को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है, जैसे कार्तिक ने अक्षय से कहा कि तुम घर चले जाओ। आमिर ने कल रोजा रखा था। आगे है लाघव चिन्ह, जिसका चिन्ह ये है। संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर अभिषेक के पास एमडी की डिग्री है, कृपया पृष्ठ उल्टिए। 11वां है निर्देशक चिन्ह डैश, यानी वाक्यांशों और वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, किन्हीं वस्तुओं, कार्यों आदि का विवरण देने में, जैसे वह ढेर सा सामान लाया, मसाले, दालें, फल, मुरब्बा, चटनी और अचार। उद्धरण या कथन के पहले, जैसे तुलसीदास का कथन है, तो हम यहाँ पर निर्देशक चिन्ह यानी डैश लगाएंगे। राम नाम की महिमा अपार है। तो आओ दोहराए, विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा में स्पष्टता और सौंदर्य लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाओ। पहला है परिश्रमी, ईमानदार और स्वस्थ व्यक्ति सबको भाते हैं, तो परिश्रमी, अल्प विराम, ईमानदार और स्वस्थ व्यक्ति सबको भाते हैं, पूर्ण विराम। दूसरा है ओ अब क्या होगा, तो ओ के बाद ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर पूर्ण विराम। ऐसे ही आप बाकी के कर सकते हैं। दूसरा है निम्नलिखित विराम चिन्हों के नामों के सामने उनके चिन्ह लगाओ। लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह डैश, ऐसे उद्धरण चिन्ह 2 तरह के होते हैं, और कोष्ठक चिन्ह। तीसरा है निम्नलिखित गद्यांश में गलती से अनुचित विराम चिन्ह लग गए हैं, इसे ध्यान से पढ़कर उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखो, तो आप ये कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है? और हंस पद का प्रयोग कब किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।